हेलो एवरीवन। बायोलॉजी शॉर्टकट सीरीज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैक्टीरिया रोग। बैक्टीरिया से होने वाले जितने भी बीमारी हैं, जितने भी डिसीज हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गेन करेंगे और थोड़ा सा इसके एमसीक्यू क्वेश्चन, 10 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके हर एक एग्जाम, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी या किसी भी स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, और या तो आप सीजी सेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बायोलॉजी के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये जो कंसेप्ट है बैक्टीरियल डिसीज का, जो कंसेप्ट है हर एक बायोलॉजी एग्जाम में आता है। तो ये जो सेशन है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये पार्ट 6 है हमारे बायोलॉजी शॉर्टकट सीरीज का। इससे पहले 5 पार्ट अपलोड हो चुका है, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलो भाई शुरुआत करते हैं। ये जो पीडीएफ है आपको सुदेश सर बायोलॉजी के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, पीजीटी कोर्स के बारे में आपको पता ही होगा, हमारे वेबसाइट में पीजीटी कोर्स चल रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए बायोलॉजी के लिए कोर्स चल रहा है ना, जिसका प्राइस 5000 मेन प्राइस है, लेकिन अभी ऑफर में वो कोर्स आपको 3000 में दिया जा रहा है। ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप परचेज कर सकते हैं। चलो, बैक्टीरियल डिसीज की बात करेंगे, है ना। तो बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग डायरेक्ट हमारे कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। अब ये जो शॉर्टकट सीरीज चल रहा है, इसका क्या फायदा है, ये वही लोग समझ पाएंगे जिन लोग इसको प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं और इसका नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक एग्जाम में इन शॉर्ट से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, और ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद 10 एमसीक्यू क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, पीवाईक्यूज ही है वो, है ना। चलो, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं, इस कॉलम में डिसीज देखेंगे, कौन कौन सी बीमारियां हैं बैक्टीरिया से होने वाले, जीवाणु बोलते हैं ना, हिंदी में बैक्टीरिया को जीवाणु बोलते हैं। यहां पर कौन से बैक्टीरिया द्वारा वो बीमारी होता है, और इस कॉलम में हम लोग देखेंगे ट्रांसमिशन की, वो जो बीमारी है वो फैलता कैसे है, और यहाँ पर सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उस बीमारी के, है ना, क्या क्या लक्षण होते हैं उस बीमारी के, और यहाँ पर प्रिवेंशन की, उस बीमारी से बचा कैसे जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला डिसीज हम लोग बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस, है ना। ट्यूबरकुलोसिस होता किसके द्वारा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, नाम से ही पता चल रहा है ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होगा। और ये फैलता कैसे है भाई, एयरबॉर्ने ड्रॉपलेट्स, हम जब छींकते हैं तो हमारे मुंह से जो सलाइवा के ड्रॉप निकलते हैं, उन्हीं ड्रॉप्स को एयरबॉर्ने ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। तो उन ड्रॉप्स के थ्रू फैलता है। ठीक है, स्नीजिंग के थ्रू जो एयरबॉर्ने ड्रॉप, मतलब एयर ड्रॉपलेट्स निकल रहा है, ठीक है, तो उन्हीं से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। सिम्टम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर गले में कफ होता है, और छाती में दर्द होना, चेस्ट पेन होना, है ना, फीवर आना, और नाइट स्वीट्स होना, और वेट लॉस हो जाना। ठीक है, तो भाई रात में पसीने छूटते हैं, और आपका वेट लॉस हो सकता है इस बीमारी में। कौन सी बीमारी, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी, है ना। अब बात करते हैं प्रिवेंशन कैसे, बीसीजी नाम का वैक्सीन लगाया जाता है, याद रखेंगे, ट्यूबरकुलोसिस बीसीजी नाम का वैक्सीन लगाया जाता है। ठीक है, एक सेकंड, तो याद रखेंगे यहाँ पर बीसीजी वैक्सीन, है ना। बीसीजी वैक्सीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। अर्ली डिटेक्शन होना बहुत जरूरी है पहले से, अगर बढ़ गया ज्यादा तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, डॉट्स ये भी याद रख सकते हैं, लेकिन बीसीजी वैक्सीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन के लिए। वहीं अगर हम बात करते हैं टाइफाइड फीवर की, टाइफाइड फीवर, तो इसमें कॉजेटिव एजेंट जिसके द्वारा टाइफाइड होता है, इसका नाम है साल्मोनेला टाइफी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, साल्मोनेला टाइफी याद रखेंगे। और यहां पर इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, टाइफाइड का फैलता कैसे है टाइफाइड, तो ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड मतलब ऐसा खाना और वाटर जो कि इस एजेंट से, ये जो हमारा साल्मोनेला टाइफी है, इससे कंटामिनेट हो चुका है, खराब खाना बेसिकली, उससे होता है टाइफाइड। इसके सिम्टम्स क्या है, फीवर हो जाना, एब्डोमिनल पेन होना, है ना, कमर के एरिया में दर्द होता है, हेडेक आता है बहुत ज्यादा, वीकनेस महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है ना, और कॉन्स्टिपेशन, बार बार कॉन्स्टिपेशन आना, है ना। तो ये सारी चीजें। उसके बाद प्रिवेंशन की बात करते हैं, तो क्लीन वाटर, साफ सुथरा पानी पीना है आपको, वैक्सीनेशन वगैरह करवा लेना है, और सैनिटेशन मतलब अच्छे से अपने आप को क्लीन रखना है, हाइजीन मेंटेन करते रहना है। ठीक है, तो ये इसके बारे में, टाइफाइड के बारे में। वहीं अगर हम बात करते हैं कोलेरा के बारे में, तो विब्रियो कॉलेरी के द्वारा कोलेरा डिसीज फैलता है। यहाँ पर कंटामिनेटेड वाटर और फूड की वजह से इसका ट्रांसमिशन होता है। अगर आप विब्रियो कॉलेरी से कंटामिनेटेड फूड तथा विब्रियो कॉलेरी से कंटामिनेटेड वाटर का इंटेक करते हैं तो आपको कोलेरा डिसीज हो सकता है। और सिम्टम्स क्या है, सीवियर डायरिया, डिहाइड्रेशन और वोमिटिंग हो सकता है। डायरिया, बार बार डायरिया, दस्त आना, और फिर डिहाइड्रेशन, आपके मतलब आपकी बॉडी से वाटर का लॉस बहुत ज्यादा होना, पानी ज्यादा पीना पड़ेगा आपको। ठीक है, और प्रिवेंशन, रोकथाम क्या है इसके,
तो आपको क्लीन ड्रिंकिंग, पानी साफ सुथरा पीना है, और ORT वैक्सीन लगवाना है भाई। ORT वैक्सीनेशन याद रखेंगे कोलेरा के लिए, ORT, ठीक है। प्लेग की बात करते हैं तो प्लेग जो है हमारा यर्सीनिया पेस्टिस, याद रखेंगे यर्सीनिया पेस्टिस कॉजेटिव एजेंट के द्वारा फैलता है प्लेग। और मतलब एजेंट कौन है जिसकी वजह से ये बीमारी होता है? प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस के द्वारा। और फैलता कैसे है? फ्लिया बाइट्स, इन्फेक्टेड एनिमल्स, ठीक है, इन्फेक्टेड एनिमल्स तथा फ्लिया बाइट की वजह से फैलता है, ठीक है, प्लेग की बीमारी। और सिम्टम्स क्या है भाई इसके? तो यहाँ पर भी फीवर होने लग जाता है, स्वेलन लिम्फ नोड्स, है ना, आपका जो लिम्फ नोड होता है, लिम्फ नोड जिसमें स्वेलन हो जाता है, फूल जाता है वो बेसिकली, ठीक है, और बबल्स की तरह बन जाता है। और यहीं पर चिल्स तथा फैटीग, आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होने लग जाती है, गुस्सा आने लग जाता है और अजीब सा फील होने लगता है, ठीक है, फैटीग। चलो अब प्रिवेंशन की बात करते हैं अगर, तो यहाँ पर आपको अवॉइड करना है इन्फेक्टेड एनिमल्स। जैसे कि आप नॉन वेजिटेरियन है तो इन्फेक्टेड एनिमल्स को अवॉइड करना है, ठीक है, इन्फेक्टेड एनिमल से दूर रहना है। इंसेक्ट रिपेलेंट, ठीक है, तो इंसेक्ट्स वगैरह की वजह से भी ये बीमारी आपको फैल सकती है, तो उनसे दूर रहना है भाई, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं लेप्रोसी की, तो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से होता है। और फैलता कैसे है? प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, ऐसा पर्सन जिसको लेप्रोसी हो रखा है तो उसके साथ आप ज्यादा देर तक रहेंगे तो आपको भी ये बीमारी हो सकता है भाई, ठीक है। अब सिम्टम्स क्या है? स्किन लेशंस, आपकी स्किन में लेशंस मतलब कि लाइक दरारे की वजह, मतलब लाइन लाइन बन जाते हैं आपकी स्किन में, है ना, ठीक है, रैशेस की तरह हो जाते हैं। नर्व डैमेज हो जाता है, मसल वीकनेस, आपका जो मसल है उसमें कमजोरी होने लग जाती है, और नर्व डैमेज, आपका जो नर्व सिस्टम है वो डैमेज होने लग जाता है। और प्रिवेंशन की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो अर्ली डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। मल्टी ड्रग थेरेपी, MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी बहुत जरूरी है। बहुत सारे ड्रग्स का डोज आपको डॉक्टर्स के द्वारा दिया जाता है लेप्रोसी में, ठीक। ये सारे याद रखेंगे ना, बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज है। एग्जाम में पूछ दिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिसीज, तो 3 बैक्टीरिया डिसीज इन्हीं में से किसी को दे दिया जाएगा और एक वायरल डिसीज या फंगल डिसीज दे देगा। तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा बैक्टीरियल डिसीज है, उसके बाद कौन सा नहीं है, ठीक है। तो याद रखेंगे बैक्टीरियल डिसीज, ये सारे बैक्टीरियल डिसीज के अंतर्गत आते हैं, है ना। चलो भाई, अब आता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया को कराने वाला कॉजेटिव एजेंट कौन है भाई? तो यहां पर याद रखेंगे कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी, ठीक है, कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी की वजह से डिप्थीरिया बीमारी होती है। ट्रांसमिशन किसकी वजह से होता है? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, सांस के द्वारा जो एयर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, है ना, तो उन्हीं के द्वारा ये इसका ट्रांसमिशन होता है। सिम्टम्स क्या है याद रखेंगे? सोर थ्रोट, गले में दर्द होना, है ना, फीवर, स्वेलन ग्लैंड्स, है ना, आपको बुखार भी चढ़ सकता है, और आपके जो ग्लैंड्स हैं, है ना, जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथियां होती है, उनमें स्वेलन हो सकती है, फूल सकता है, सूजन हो सकता है। और याद रखेंगे स्यूडो मेम्ब्रेन इन थ्रोट, आपके गले में मेम्ब्रेन की तरह कुछ मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, स्यूडो मेम्ब्रेन, है ना, मतलब कंप्लीट मेम्ब्रेन नहीं, लेकिन आपको महसूस होगा कि कुछ तो यहाँ पर गले में मेम्ब्रेन की तरह बन गया, सेमी मेम्ब्रेन की तरह, है ना। तो ये सारी चीजें डिप्थीरिया के रिलेटेड है। इसका वैक्सीन याद रखेंगे DTP वैक्सीन, डिप्थीरिया के लिए याद रखेंगे, डी से डिप्थीरिया, डी से DTP वैक्सीन, ठीक है। न्यूमोनिया, कॉजेटिव एजेंट क्या है भाई न्यूमोनिया का? तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये भाई कॉजेटिव एजेंट है ना, जिसके द्वारा ये फैलता है ना, जिसकी वजह से ये बीमारी होता है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है ना। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी न्यूमोनिया का कारण है, और फैलता कैसा है? ये भी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की वजह से। आप सांस ले रहे हैं, किसी को न्यूमोनिया हो रखा है, तो उसके आसपास ज्यादा नहीं रहना है, ठीक है, क्योंकि उसके सांस लेने के बाद जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं उससे फिर आपके में ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी आ सकता है, ठीक। बात करेंगे इसके सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स क्या है भाई? कफ, फीवर, चेस्ट पेन, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, ठीक है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, गले में कफ हो सकता है, फीवर आएगा आपको, और चेस्ट पेन मतलब छाती में, सीने में दर्द हो सकता है, ठीक है। प्रिवेंशन की बात करते हैं अगर, तो वैक्सीनेशन तथा हाइजीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन करवाना है आपको न्यूमोनिया के अगेंस्ट, और हाइजीन मेंटेन रखना है भाई, साफ सुथरा रहना है अपने आप को, है ना। चलो
टिटनस की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा टिटनस होता है। और यहां पर ट्रांसमिशन कैसे, वुंड कंटामिनेटेड विद सॉइल, ठीक है, वुंड्स के द्वारा भी अगर किसी को हो रखा है न्यूमोनिया, सॉरी टिटनस, तो उसके घाव के थ्रू दूसरे को फैल सकता है। दूसरा कंटामिनेटेड सॉइल, याद रखेंगे कंटामिनेटेड सॉइल, मिट्टी से भी फैल सकता है भाई, है ना। सिम्टम्स की अगर बात करते हैं तो सिम्टम्स यहां पर याद रखेंगे, मसल स्पैज्म, और फिर स्टिफनेस, डिफिकल्टी स्वेलोइंग, ठीक है, मतलब बेसिकली आपको निगलने में दिक्कत होगी, कुछ भी खाने को निगलने में दिक्कत होगी। दूसरा क्या, कि आपके मसल्स में बहुत ज्यादा अकड़न होगा, दर्द होगा, ठीक है, किससे, टिटनस बीमारी की वजह से। और यहाँ पर प्रिवेंशन क्या है, तो टिटनस वैक्सीन आता है, याद रखेंगे टिटनस के लिए वैक्सीन आता है। और प्रॉपर वुंड केयर, आपके घाव में, आपके घाव का केयर अच्छे से होना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है, वुंड केयर प्रॉपर। फिर याद कर ध्यान देंगे, बॉटुलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट, अधिकतर एग्जाम में बॉटुलिज्म पूछा जाता है। अभी सीजी सेट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी बॉटुलिज्म पूछा गया था। तो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉजेटिव एजेंट क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलियम। किसके द्वारा फैलता है, कंटामिनेटेड फूड वुंड इन्फेक्शन, ठीक है, घाव में इन्फेक्शन होने की वजह से। और कंटामिनेटेड फूड, अगर आप ये क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम से कंटामिनेटेड फूड को खा लेते हैं तो उससे आपको ये बीमारी हो सकती है। सिम्टम्स क्या है भाई, मसल वीकनेस, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, डबल विजन, ठीक है, आपको कोई भी चीज ना दो बार दिखाई देगी, एक चीज को दो बार देख रहे हैं ऐसा, है ना, दो एक ही चीज आपको दो दिखाई दे रही है, ऐसा होने लग जाता है। और आपके मसल में वीकनेस आ जाती है। दूसरा क्या, ब्रीदिंग, सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है आपको, है ना। वहीं अगर प्रिवेंशन की बात करते हैं तो आपको कंटामिनेटेड फूड अवॉइड करना है और प्रॉपर प्रिजर्वेशन रखना है, ठीक है, खाने को अच्छे से प्रिजर्व करके रखना है, ऐसा नहीं कि खुले में छोड़ दिए, है ना। और कंटामिनेशन, मतलब फूड कंटामिनेशन को अवॉइड करना है, ठीक है, कंटामिनेटेड फूड नहीं खाना है भाई, है ना। वूपिंग कफ की अगर बात करते हैं तो ये होता है हमारा बॉर्डीटेला पर्टुसिस। बॉर्डीटेला पर्टुसिस एक पॉजिटिव एजेंट है जिसकी वजह से वूपिंग कफ होता है। और यहां पर ट्रांसमिशन किसकी वजह से, यहां पर भी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की वजह से होता है ये बीमारी। सिम्टम्स क्या है, सीवियर कॉगिंग फिट, क्या लिखा है ये, फिट्स, रनी नोज एंड माइल्ड फीवर, आपको हल्का हल्का फीवर हो सकता है और आपके नाक में धीरे, मतलब नाक बह सकता है बेसिकली, है ना। तो ये चीज होता है, गले में कफ भी हो सकता है, ठीक है। और इसके लिए भी वैक्सीन याद रखेंगे, डीटीपी वैक्सीन, ठीक है, डिप्थीरिया के लिए भी और वुपिंग कफ के लिए भी डीटीपी वैक्सीन याद रखेंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो भाई, तो अब यहां पर हम लोग सॉल्व करते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके हर एक बायोलॉजी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। सारे क्वेश्चंस का आंसर उसी टेबल से मिलने वाला है, तो पहले आप टेबल को अच्छे से रिवाइज करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक का कारण जनक जीवाणु कौन है ना। तो अभी हम लोग देखे थे साल्मोनेला टाइफी टाइफॉइड के लिए होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये होता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ठीक है, विब्रियो कॉलेरी कॉलरा के लिए, है ना। और यर्नीसीनिया पेस्टिस जो होता है आपके किसके लिए होता है भाई, यहां पर देखो ये प्लेग के लिए होता है यर्नीसीनिया पेस्टिस, ठीक है। तो याद रखेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किसके लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि ट्यूबरकुलोसिस डिसीज कॉज करवाता है। दूसरा आता है हाउ इज टाइफॉइड फीवर ट्रांसमिटेड, टाइफॉइड बुखार कैसे फैलता है। तो एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स बिल्कुल नहीं, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से टाइफॉइड फैलता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द कॉमन सिम्टम ऑफ कॉलेरा। और डिहाइड्रेशन, ठीक है, पानी की कमी होने लग जाती है बॉडी में, डिहाइड्रेशन, ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाता है
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैक्टीरियल डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय फ्लिया बाइट। फ्लिया बाइट्स जो है किस डिसीज को फैलाता है? विच बैक्टीरियल डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय फ्लिया बाइट्स, कौन सा बैक्टीरियल रोग प्लेग के कारण फैलता है? फ्लिया बाइट, तो इसका आंसर यहां पर हिंदी में हम लोग को दिख गया प्लेग, ठीक है। फ्लिया बाइट याद रखेंगे, प्लेग के द्वारा फैलता है, ठीक है, प्लेग। चलो सॉरी, फ्लिया बाइट प्लेग के द्वारा नहीं, प्लेग डिसीज जो है फ्लिया बाइट के द्वारा फैलता है ना, बाय माय मिस्टेक, सॉरी। विच वैक्सीन हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ डिप्थीरिया, अभी जस्ट देखे थे डीटीपी, डिप्थीरिया कहाँ है डीटीपी, ये रहा डीटीपी वैक्सीन डिप्थीरिया के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नंबरिंग नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द मेजर सिम्टम्स ऑफ लेप्रोसी, लेप्रोसी का मेजर सिम्टम्स क्या है, ठीक है। कुष्ठ रोग का मेजर सिम्टम, प्रमुख लक्षण क्या है? मसल वीकनेस, फीवर या चिल्स, है ना, सीवियर डायरिया या स्यूडो मेम्ब्रेन इन द थ्रोट। तो यहाँ पर याद रखेंगे लेप्रोसी में आपकी जो मसल्स है उसमें कमजोरी आ जाती है, मसल वीकनेस याद रखेंगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको उन्हीं टेबल में मिलने वाला है, ठीक है, जो 2 टेबल अभी हम लोग पढ़े। चलो अगला क्वेश्चन, हाउ इज न्यूमोनिया प्राइमरली ट्रांसमिटेड, न्यूमोनिया मुख्य रूप से कैसे फैलता है? थ्रू इन्फेक्टेड एनिमल, बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, बाय कंटामिनेटेड फूड या बाय कंटामिनेटेड वाटर, किसके द्वारा हमारा जो न्यूमोनिया बीमारी है वो फैलता है? तो याद रखेंगे न्यूमोनिया बुखार, न्यूमोनिया मुख्य रूप से फैलता है आपके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से। तो याद रखेंगे जिसको भी न्यूमोनिया हो रखा है उसके आसपास नहीं रहना है, ठीक है, क्योंकि उसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से, उसके श्वास से निकलने वाले जो एयर ड्रॉपलेट्स रहेंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स रहेंगे, उससे भी आपको न्यूमोनिया फैल सकता है, ठीक है। विच बैक्टीरियम कॉज टिटनस, टिटनस का कारण कौन सा बैक्टीरिया होता है? टिटनस का कारण कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो अभी हम लोग देखे थे क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी ही इसका आंसर हो जाएगा। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नहीं होगा, ये तो न्यूमोनिया के लिए है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, मतलब क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम ये बोटुलिज्म के लिए होता है, ठीक है। और माइकोबैक्टीरियम लेप्रे लेप्रोसी के लिए होता है, ठीक। तो याद रखेंगे क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो है आपके टिटेनस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। व्हाट इज द मेन सिम्टम ऑफ बोटुलिज्म, बोटुलिज्म का मुख्य लक्षण क्या है भाई? बोटुलिज्म का मुख्य लक्षण क्या है? तो यहां पर भी ध्यान देना, स्किन लेशन, मसल वीकनेस और डिफिकल्टी ब्रीदिंग, सीवियर कफिंग या स्वेलन लिम्फ नोड। तो याद रखेंगे मसल वीकनेस हो जाता है और आपको सांस लेने में दिक्कत आती है बोटुलिज्म में। बोटुलिज्म बीमारी में आपके मसल्स में वीकनेस आ जाती है और डिफिकल्टी होती है आपको सांस लेने में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी प्रिवेंटिव मेजर फॉर कोलेरा, हैजा के लिए प्राथमिक निवारक उपाय क्या है भाई? हैजा के लिए प्राथमिक निवारक, प्राइमरी प्रिवेंटिव मेजर्स, है ना, सबसे पहली बार हैजा हुआ है तो उसके लिए आपको क्या करना है? बीसीजी वैक्सीन नहीं, डीटीपी वैक्सीन भी नहीं होगा, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी तथा वैक्सीनेशन इसका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। और मल्टी ड्रग थेरेपी ये भी नहीं होगा। आपको सभी का आंसर टेबल से मिल जाएगा, टेबल में आपको दिया हुआ है। यहाँ पर भी मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर डाल दिया है, नंबरिंग कर सकते हैं, ये 10वें नंबर का क्वेश्चन था, है ना। चलो मैं ही कर देता हूँ नंबरिंग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ये पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा? तो सुदेश सर बायोलॉजी के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा भाई, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, फिर सिक्स्थ क्वेश्चन, फिर ये है 7th नंबर और ये है 8th, यहाँ पर ये 9th हो जाएगा और ये हमारा लास्ट 10th क्वेश्चन, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर अगले स्लाइड में दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? सुदेश सर बायोलॉजी के टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिकली आपको याद रखना है, क्योंकि भाई कोई भी बीमारी है वो किसके द्वारा होता है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, आपको बेसिकली उसका नाम याद रखना है ना। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस अधिकतर बायोलॉजी एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं कि कौन सा बैक्टीरियल डिसीज है, कौन सा वायरल डिसीज है। अगले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे वायरस से रिलेटेड डिसीज के बारे में जानने की, है ना। तो आप चैनल से जुड़े रह सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आ रहे तो, और यहाँ पर सुदेश सर बायोलॉजी का टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।